नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो में एक नई जानकारी देखेंगे। जैसे कि मैंने पहले कुछ आर्बिट्रेशन अवार्ड के बारे में, उसको चैलेंज करने के बारे में कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब पे बना के दिए हैं। और जितने भी वीडियोस मैं बना के दे रहा हूँ दोस्तों, वो सारे प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। जो कि मेरे क्लाइंट को जो समन्स आते हैं या फिर आर्बिट्रेशन अवार्ड नोटिस आते हैं, तो वो जो मैं है यहाँ पे सामने दिखाता हूँ आपको, और उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है, ये सारी चीजें, और क्या हमें सोल्यूशन पाया कर सकते हैं हम, ये सारी चीजें मैं इस वीडियोस में बताता रहता हूँ। बहुत सारे लोग जो है मुझे कमेंट में प्रश्न पूछ रहे हैं, उनका मैं वहाँ पे सोल्यूशन भी बता रहा हूँ। दोस्तों, आपको भी कुछ प्रश्न होंगे, आप जरूर कमेंट करिए, वहां पे मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। या तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जब हमें पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में अंडर सेक्शन 25 में जब हमारे पास कोई नोटिस आ जाता है, कोर्ट का समन आ जाता है। अब ये जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये कोर्ट का समन है, ठीक है। ये रियल समन है, ये कोई फेक वगैरह नहीं है, ठीक है। जैसे आपको ऐसा कुछ आपको मिला होगा कोर्ट से, तो आपको ये रियल समन मिल गया है कोर्ट का, क्योंकि ये कोर्ट का यहाँ पे स्टैम्प भी है, ठीक है। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट साहब का यहाँ पे सिग्नेचर भी है। और कौन से कोर्ट का है? मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट 15 कोर्ट कलकत्ता, ठीक है। तो इस वेस्ट बंगाल स्टेट का में जो कलकत्ता मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट द्वारा ये जो है समन हमें भेजा गया है क्लाइंट को। अब ये जो केस है पूरा हमने क्लोज कर दिया है दोस्तों। इस केस में हमने बैंक में सेटलमेंट करा के जो हमारे क्लाइंट है उनको उन उनसे ये केस जो है हमने विड्रॉल भी करा के लिया है बैंक में से। अभी ये केस क्लोज हो गया है। तो मैंने समझा कि बहुत सारे लोग हमारे परेशान हैं, जो लोन अभी पे नहीं कर पा रहे हैं। उनका कुछ आर्थिक प्रॉब्लम चल रहा है, बिजनेस घाटे में चल रहा है, या फिर नौकरी नहीं रही है। और उस कंडीशन में बैंक उनको कॉल्स तो करी है, हरासमेंट कर रही है उनकी, बट जो है उनको कोर्ट से ये समन भी भेज रही है, वकील साहब से नोटिस भी भेज रही है, या फिर आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज रही है, अवार्ड पास करके उनको, यूनिलैटरल अवार्ड पास करके उनको, अनलीगल तरीके से अवार्ड पास करके उनको भेज रही है। तो दोस्तों, उस कंडीशन में, इन सारी सिचुएशनों में जो लोन लेने वाला व्यक्ति जो होता है वो काफी हद तक ज्यादा घबरा जाता है दोस्तों। और कुछ लोग ऐसे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझसे मेरे ऑफिस में, पुणे ऑफिस में आके मिल रहे हैं, सर मेरे पास मल्टीपल लोन्स है, अब मैं जो हूँ, मैं आत्महत्या करने की जो है मुझे जो हो रही है, इच्छा हो रही है, क्योंकि इतना ज्यादा मुझे बैंक वाले जो है हरासमेंट कर रहे हैं। अब उससे बढ़कर अगर जब ये कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो जाता है उनके खिलाफ, या फिर इस तरीके का बैंक का सॉरी कोर्ट का जब समन आ जाता है, तो वो और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके जो समन आते हैं लोग जैसे कोर्ट से, और लोग घबरा जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या है दोस्तों? पहली तो चीज ये ध्यान में रखिए दोस्तों, आपने अगर कोर्ट बैंक का लोन लिया है, तो बैंक तो लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगी ही। बट इससे हमें घबराना नहीं है दोस्तों, इससे हमें सोल्यूशन निकालना है, हमें कुछ इसका हल निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कि जैसे ये समन आ जाता है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले, अब ये कोर्ट का जो है समन आता है, देखो दोस्तों, ये जो मेरा क्लाइंट है, ये रहने को है पुणे में, और ये इन्होंने समन कहाँ से भेजा है? ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट कलकत्ता से भेजा है, मतलब वेस्ट बंगाल, ये अलग स्टेट से भेजा है दोस्तों। तो होता क्या है, इन कंपनियों का जो लोन देने वाली जो कंपनी होती है दोस्तों, ये अलग स्टेट में उनका क्या करती है, हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफ या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस रखती है।
और एक ऑफिस जो होता है इनका, जो आप जहां से लोन लेते हैं, पुणे में लेते हैं, मुंबई लेते हैं, दिल्ली लेते हैं, जो भी आप लेते हैं वहां से एक ब्रांच ऑफिस वहां पे मेंटेन करते हैं। तो होता क्या है, कोर्ट में जब ये केस फाइल करते हैं वेस्ट बंगाल कोर्ट में, तो ये दिखा देते हैं आपका ब्रांच जो कॉर्पोरेट ऑफिस है या फिर हेड ऑफिस है वो कलकत्ता में है। तो इसके वजह से ये जो क्या होता है, जुरिडिक्शन वहां का बन जाता है और उसी कोर्ट में क्या हो जाता है दोस्तों, ये केस लग जाता है आपको। या फिर आपके एग्रीमेंट में आपका जो कॉर्पोरेट ऑफिस जो रहता है वो कलकत्ता वेस्ट बंगाल साइड का जो भी है, स्टेट का जो है वहां का लिख देते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाता है, उस कोर्ट के जुरिडिक्शन में ये मैटर आ जाता है और वहां पे आपका केस फाइल हो जाता है दोस्तों। अब ये बैंक वाले बहुत ज्यादा चैप्टर रहते हैं। ये जब लोन देते हैं आपको, उनको पता रहता है अगर भविष्य में अगर ये सामने वाला पार्टी हमें अगर पेमेंट ना दे सके तो हमें उसको अलग राज्य से कोर्ट केस दर्ज करके उनको समन भेज के उनको डराया जा सकता है और उनसे पैसा वसूल कर किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो होते हैं, ये कोर्ट के समन जो होते हैं हमें आते हैं। तो दोस्तों इससे बचना कैसे है हमें, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि अंडर सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, जब कोई लोन लेता है और उसको डिफॉल्ट कर देता है, ईएमआई उसको भर नहीं पाता है, तो ये जो आपने ईसीएस बाउंस कर दिया होता है, तो ये जब ईसीएस बाउंस हो जाता है तो उसके अंडर अगर आप ईसीएस बाउंस करते हैं तो उसके अंदर आपको ये सेपरेटली पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट बनाया गया है और उसके अंदर अंडर सेक्शन 25 के अंदर आपको अगर ईसीएस बाउंस हो जाता है तो आप बैंक जो होती है आपके ऊपर केस कर सकती है। तो सेम इस जो हमारे क्लाइंट है तो उन्होंने भी ये सेम चीजें करी है। अब आजकल क्या है, ऐप से बहुत सारे लोन मिलने चालू हो गए दोस्तों। अब बहुत सारी कंपनियां हैं जो मोबाइल ऐप में ही आपको जैसे प्री अप्रूव्ड ऑफर दिया जाता है और वहां से आप जैसे नेक्स्ट 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 करते हो तो आपके बैंक में तुरंत एक 5 मिनट में आपको पैसा वो ट्रांसफर कर देती है। तो ऑनलाइन ही सारे आप जो है उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन जो है एग्री कर देते हो ना, आप वो एग्रीमेंट आप पढ़ पाते हो, कोई भी नहीं पढ़ पाता और डायरेक्टली क्या हो जाता है, सारे एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं और आप इस एक्ट के अंदर आ जाते हो दोस्तों। जब आपका बाउंस हो जाता है ईएमआई तो इस एक्ट के अंदर बैंक जो है आपके ऊपर केस कर देती है। अब दोस्तों इससे ये जब समन आ जाता है तो हमें करना क्या है, बहुत सारे लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि ये जो सेक्शन के अंदर हमें नोटिस आ जाता है तो हमें बेल कहाँ से लेना होता है, वकील साहब कैसे का हायर करेंगे, क्योंकि हम तो रहते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में, बिहार में, यूपी में और केस कोई अलग स्टेट में हो जाता है, कर्नाटक में हो जाता है, कभी वेस्ट बंगाल में हो जाता है, कभी दिल्ली में हो जाता है। दूर दूर ये केस क्या हो जाते हैं, फाइल हो जाते हैं। तो आदमी जो है घबरा जाता है कि हमें अब कैसे क्या होगा, हमें पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, है ना, हमें जेल हो सकती है और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको सोचने में आप चालू कर देते हो। तो दोस्तों घबराना नहीं है आपको। जब भी ये नोटिस मिल जाता है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये नोटिस आपके पास अगर कोई वकील साहब होंगे तो उनको ये दिखा देना है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई वकील साहब है जो कि वहां पे आपका बेल कर सके, क्योंकि ये क्या होता है दोस्तों, ये एक क्रिमिनल केस है, ठीक है। अब ये क्रिमिनल और सिविल भी है, मतलब इसमें आपको क्या है, बेल जो होती है तुरंत बेल आपको इसके अंदर ग्रांट किया जाता है कोर्ट से। अब ये जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में आपका केस दर्ज हो जाता है तो इसका जो पनिशमेंट है वो 2 साल तक होता है और ये कंपाउंडेबल होता है दोस्तों, कि ये कभी भी आप जो है बैंक से सेटलमेंट कर सकते हैं कौन से भी स्टेज पे। और ये जो केस है बैंक क्या कर देगा, विड्रॉ कर देगा और इस केस से आप क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। तो इसका फाइनल क्या सोल्यूशन है दोस्तों, बैंक से सेटलमेंट करना। अब सेटलमेंट आप नहीं कर सकते हो अभी फिलहाल, तो आपको इस केस को फेस करना पड़ेगा दोस्तों। नहीं तो हो सकता है अगर आप कोर्ट के बुलावे पर अगर आप जाते नहीं हो, अब जैसे इस समन में यहाँ पे लिखा है
3 फरवरी 2024 को आपको हाजिर हो जाना है कोर्ट के अंदर। ठीक है, अगर आप 3 फरवरी 2024 को अगर ये मैडम जो है इनका केस है वो अगर नहीं कोर्ट में जाती तो उनके खिलाफ ये जो मैजिस्ट्रेट साहब है वो क्या कर देते, एक वारंट इशू कर देते। अब इनके खिलाफ जो है वारंट इशू भी हो गया था दोस्तों, जब ये मैडम जो है इन्होंने ये इस तारीख को ये जा नहीं पाई। अब जा नहीं पाई क्योंकि जा भी नहीं सकती, क्योंकि क्या इतना दूर है। अब ये रहती है यहाँ पे महाराष्ट्र में, वो केस हो गया वेस्ट बंगाल में, ना उनकी पहचान है, ना एक अकेली महिला का इतना लंबा कैसे जा सकती है। ठीक है, तो ये जब वारंट उनका निकल गया है तब वो हमारे पास आई, सर दिखाया ये सारी चीजें कि हमारे खिलाफ ऐसा वारंट जो है इशू हो गया है और जो है हम क्या कर सकते हैं अभी। तो मैंने तुरंत ये देखा, समन देखा, इनका तारीख देखा, इनका ई कोर्ट में जाके इनका केस का स्टेटस देखा, तो स्टेटस में वहां पे लिखा पाया गया कि इनके खिलाफ जो है बेलेबल वारंट जो है इशू हो गया है। अब देखो दोस्तों, दो प्रकार के वारंट होते हैं, एक बेलेबल वारंट होता है और एक नॉन बेलेबल वारंट होता है। अब बेलेबल क्या होता है, जब बेलेबल वारंट आपके खिलाफ इशू हो जाते हैं तो आपके पास पुलिस, आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन से कोई एक पुलिसकर्मी आपके पास आ जाएगा और वो वारंट आपके पास दे के वो जाएगा। वो बोलेगा कि इसमें जो आपको वारंट इशू हुआ है इसमें जो आपकी श्योरिटी अमाउंट है, अब वारंट जब इशू हो जाता है उसके अंदर होती है एक श्योरिटी अमाउंट लिखी, किसी किसी के 500 रुपए लिखा होता है, किसी में 5,000 रुपए लिखा होता है। उतनी श्योरिटी अमाउंट जो होती है वो पुलिस के पुलिस स्टेशन में अगर आप जाके जमा कर देते हो तो आपका वो बेलेबल वारंट क्या होता है, रद्द हो जाता है। और आपकी जो नेक्स्ट हियरिंग होती है वो नेक्स्ट हियरिंग में जो है आपको जाना पड़ता है। अगर आप वो श्योरिटी के अमाउंट नहीं भरते तो पुलिस आपको क्या करेगी, अरेस्ट करेगी और आपको कोर्ट में लेके आपको पहुंचाएगी दोस्तों। तो आपको जब भी कोर्ट का ऐसा समन आ जाता है तो आपको शांत नहीं बैठना है। हो सकता है आपके खिलाफ वारंट इशू हो जाएगा और वारंट इशू हो जाएगा तो आपको वो जो है पुलिस से सामना करना पड़े। ठीक है, तो आपका फिर जैसे मैंने इस केस में क्या किया दोस्तों, जैसे ये वारंट जैसे इशू हुआ तो ये मैंने क्या किया, जब मैंने वेस्ट बंगाल में हमारे जो वकील भाई है जो हमारे पैनल में काम करते हैं तो उनको मैंने कांटेक्ट किया और इनको बोला कि ऐसा ऐसा केस है जो है आपको वहां पे बेल फाइल कर देना है। अब जैसे इन मैडम के खिलाफ जो वारंट इशू हो गया था तो वो मैटर को वकील साहब ने अर्जेंट टेकन ऑन बोर्ड किया। अब जो मैं कुछ चीजें मैं आपको लीगली जैसे मैंने बोला वो आपको समझ में नहीं आएगा, और टेकन ऑन बोर्ड करके कोर्ट से दरखास्त की कि सर ये जो है हमारी क्लाइंट है और इनको जो है ऐसे ऐसे प्रॉब्लम के वजह से ये आ नहीं सकी कोर्ट में, तो इनको क्या कर दिया जाए, बेल ग्रांट कर दिया जाए, ये जो वारंट इनके खिलाफ इशू हो गया है तो वो वारंट को कैंसिल कर दिया जाए। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये मैडम का जो है यहाँ पे क्या हो जाए, बेल हमने फाइल किया और ये जो है जो बेल जो है कोर्ट से मिला हुआ ये आपके सामने मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो ये बेल भी उनको ग्रांट करके दिया। अब बेल ग्रांट करने के बाद हमने क्या किया है, नेक्स्ट डेट लिया है। नेक्स्ट डेट क्या लिया, 5/3/2024 का लिया। अब 5/3/2024 को जब हमारे वकील साहब गए तो उन्होंने थोड़ा सा टाइम कोर्ट से ग्रांट कर लिया, यहाँ पे हम क्लियर कर दिया कि जो है कि हमें टाइम दिया जाए 3 महीने का, 6 महीने का जो है हमें पैसा हम थोड़ा सा हमारा जो स्टेटमेंट फाइल करने के लिए या फिर हमें केस के आगे की प्रोसीजर के लिए। तो जब हमारे वकील साहब इस तारीख पे गए वहां पे, ठीक है, तो उन्होंने 3 महीने का टाइम भी ग्रांट कर दिया। अब फिर से 3 महीने के बाद हमें हम हमारी तारीख आ जाती है तो उस टाइम भी हमने क्या कर दिया था, उस क्लाइंट को जो है और 3 महीने का टाइम ग्रांट करके दिया, क्योंकि उनकी परेशानी वैसी थी वो जा नहीं सकती थी। तो कोर्ट को हमने वैसा बताया और फिर हमने उसको एक्सटेंड किया।
अब इन सारी चीजों में होता क्या है दोस्तों कि बैंक का भी खर्चा बहुत सारा इसमें लगा रहता है। अभी लीगल जो चार्जेस होते हैं, जो उनको बेयर करना पड़ता है, वो बैंक को बेयर करना पड़ता है। तो हमने तो मान लो केस को क्या है, 3 महीने में कुछ ना कुछ कारण। अभी देखो दोस्तों, ये जो केसेस होते हैं कोर्ट में बहुत सारे पेंडिंग रहते हैं, ठीक है। तो ये केसेस बहुत ज्यादा डिले कर देते हैं, उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है दोस्तों। तो बैंक भी नहीं चाहती कि इन सारे केसों में, पेंडिंग केसों में पड़ना, उनको, बैंक को भी नहीं है। तो बैंक भी क्या करना चाहती है, केस नहीं लड़ना चाहती है। अब जैसे हम केस को डिले कर रहे हैं, 3 3 महीने में हमें कुछ कारणों से कुछ केसेस डिले हो जा रहे हैं, तो बैंक भी परेशान हो जाती है कि ये सामने वाला आदमी जो है वो भी क्या हो गया है, केस लड़ने में अभी जो है टाइम निकाल रहा है। तो उस कंडीशन में बैंक के लोग जो होते हैं आपको कांटेक्ट करते हैं कि जो है आपका अमाउंट 5 लाख बाकी है, 10 लाख बाकी है, आप एक बार आ जाइए, आपसे क्या करेंगे, हम सेटलमेंट करेंगे। और जो भी कन्वीनियंट अमाउंट है दोस्तों, अब हमने ये जो मैडम का है वो करीब 2 से 2.5 लाख रुपए का समथिंग कुछ लोन बाकी था। तो इनका लोन जो है हमने खाली 17,000 रुपए में इनका क्लोज करके दिए, सेटलमेंट करके दे दिया दोस्तों। तो मैं भी मदद जो है हमने वो मैडम का कर दिया कि जो है सेटलमेंट आप कर लीजिए। और ये केस भी है, ये जो उनको विड्रॉल करके दे दिया। अभी ये अगर ईट कोर्ट में जाके हम चेक करते हैं तो ये केस जो है खत्म हो गया है दोस्तों, ये केस जो है विड्रॉल हो गया है। तो दोस्तों ये मैंने स्टोरी बताने का, इतना वीडियो लंबा खींचने का कारण ये है कि बहुत सारे लोगों का जो है ये प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। और यूट्यूब पे इतना प्रैक्टिकल वीडियो कोई बता नहीं रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो, जैसे कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, और आगे जो क्या करना है वो क्या नहीं है उनको समझ नहीं आ रहा है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने जो ये मैडम के साथ घटना घटी है, वो सारी घटना मैंने आपको बताने के बाद आपको थोड़ा सा रिलीफ मिला होगा। इसमें अरेस्ट कब होगा दोस्तों, जब पुलिस कब आपके पास आएगा, जब आप ये जो समन आ जाते हैं आपको, और आप उसके आप फिर कोर्ट में जा नहीं सकते, या फिर वहां पे आपकी इस तरीके से बेल नहीं कर सकते, तो फिर आपको बेलेबल वारंट आएगा, पुलिस आपके घर आ जाएगा और आपको बोलेगा कि ये श्योरिटी का अमाउंट आप भरो, या फिर आप, या तो आपको हमें अरेस्ट जो है आपको करना पड़ेगा। अब और एक वारंट होता है दोस्तों, एक होता है बेलेबल वारंट, एक होता है नॉन बेलेबल वारंट। अगर आप कोर्ट की केस में आप कोई सहयोग ही नहीं कर रहे हैं, ना आप वकील साहब को हायर कर रहे हैं, ना आप उसको बेल फाइल कर रहे हैं, ना बैंक से सेटलमेंट कर रहे हैं, तो फिर आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी जारी हो सकते हैं। जैसे कि फिर आप, पुलिस जो है आपको बेल नहीं दे सकती कोई श्योरिटी अमाउंट लेके, फिर पुलिस को आपको जो है वहां पे कोर्ट में लेके जाना ही पड़ेगा, कोर्ट से आपको बेल मिलेगा। या तो जब नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हो जाते हैं तो तुरंत हमें कांटेक्ट करिए, या फिर कोई वकील साहब आपके जो भी होंगे वहां पे उनको कांटेक्ट करिए, और जो है नॉन बेलेबल वारंट को क्या करिए दोस्तों, कैंसिल कराइए। अब दोस्तों इस तरीके के लोन के केसेस जो होते हैं वो बहुत सारे डिले हो जाते हैं, पेंडिंग हो जाते हैं, उनको बहुत सारा जो है टाइमिंग निकल जाता है, आपको कोई उसमें परेशानी नहीं होती है जब आप इस केस को फेस करते हो। और बैंक भी तंग हो जाती है जब टाइम निकल जाता है, तो बैंक आपसे कम पैसे में जो है सेटलमेंट करेगी, और आपको क्या करेगी, इस केस से क्या करेगी, वो मुक्त करेगी। तो दोस्तों अगर आपको कोई ऐसा समन आ जाता है, या फिर आपको कोई किसी भी, पूरे इंडिया में आप किसी भी स्टेट में अगर आपको बेल लेना है, ठीक है, आपके खिलाफ बेलेबल वारंट इश्यू हो गए या फिर नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हो गए, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हम वहां की कोर्ट में से, हमारे जो वकील साहब वहां पे पैनल में काम कर रहे हैं, कि वहां पे जो है हम आपको क्या करेंगे, बेल लेके देंगे। और दोस्तों और कोई परेशानी और कोई प्रश्न आपके होंगे तो इस वीडियो के कमेंट में आप लिखिए, वहां पे मैं आपको जरूर आपको आंसर करूंगा। आज जैसे मैंने पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 में जो आपको प्रैक्टिकल वीडियो दिखाया, आगे मैं आपको एनआईए एक्ट 138 में जैसे कोई नोटिस आ जाता है उसमें क्या करना होता है, वो सारी चीजें अलग एक वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सारा वीडियो आपको समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।